एम्बर सिटी का ग्रैंड अरीना इस समय किसी जागते हुए ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था। हवा में हजारों गलों से निकलने वाला शोर, उत्साह और एक अजीब सी हिंसक उत्तेजना घुली हुई थी। ये कोई मामूली खेल का मैदान नहीं था। ये क्रिकेट स्टेडियम से भी कई गुना विशाल, प्राचीन रोमन कोलोसियम की याद दिलाने वाला एक ऐसा विशालकाय अखाड़ा था जिसकी प्राचीरें आकाश को छूती हुई प्रतीत होती थीं। चारों ओर दर्शकों की खचाखच भरी भीड़ इस कदर चीख रही थी कि पैरों के नीचे की जमीन थरथरा रही थी। इस कोलाहल के ठीक बीचों बीच मैदान के केंद्र में स्थापित था एक अभेद्य, दैत्यकार और डरावना कॉम्बैट स्टेज। इस स्टेज को आम पत्थरों से नहीं बल्कि दुनिया के सबसे दुर्लभ और कठोरतम डीमन क्रिस्टल्स को पिघलाकर ढाला गया था। बैंगनी और गहरे काले रंग की आभा बिखेरता वो क्रिस्टल स्टेज अपने आप में ये गवाही दे रहा था कि इस पर बहने वाला खून मामूली नहीं होगा। अखाड़े के चारों ओर आधुनिक और भव्य कैबिन बनाए गए थे जिनमें इस ग्रैंड चैंपियनशिप में भाग लेने वाली हर एक विशिष्ट टीम के रहस्यमयी और डरावने लोगो चमक रहे थे। इन कैबिन्स के ठीक ऊपर समाज के सबसे रसूखदार और ताकतवर लोगों के लिए विशिष्ट दर्शन क्षेत्र बनाया गया था। ऐसी ही एक नक्काशीदार संगमरमर की बालकनी के किनारे अपनी दोनों हथेलियों को ठंडी रेलिंग पर टिकाए ध्रुवांश खड़ा था। उसकी काली हुडी का अग्रभाग हवा में हल्का सा लहरा रहा था, जिससे उसके चेहरे पर पड़ने वाली कृत्रिम रोशनी और साये का खेल साफ देखा जा सकता था। उसकी गहरी नीली आंखें शांत थीं, लेकिन उन आंखों के पीछे एक ऐसा समंदर था जो किसी भी क्षण पूरी एम्बर सिटी को डुबाने की ताकत रखता था। वो बहुत ही बारीकी से नीचे की भीड़ और अखाड़े की ऊर्जा का विश्लेषण कर रहा था। तभी उसकी निगाहें अखाड़े के ठीक दूसरी छोर पर स्थित एक सुदूर बालकनी पर जाकर ठहरीं। वहां एक आकृति खड़ी थी। उस आकृति को देखते ही ध्रुवांश की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। ये वही शख्स था जिसकी मौजूदगी मात्र से ध्रुवांश के भीतर सोई हुई दैवीय चेतना ने एक बेहद घनी, डरावनी और प्राचीन डार्क एनर्जी को महसूस किया था। उस शख्स की टीम का नाम बड़े बड़े अक्षरों में चमक रहा था, डार्क बीस्ट। ध्रुवांश ने अपनी नजरें थोड़ी और पैनी की। डार्क बीस्ट के कैबिन में मौजूद फाइटर्स को देखकर कोई भी सामान्य इंसान डर के मारे कांप उठता। वे इंसानों जैसे दिखते जरूर थे, लेकिन उनका व्यवहार, उनकी शारीरिक भाषा पूरी तरह से अमानवीय थी। उनके चेहरों पर ना तो जीत की कोई खुशी थी, न प्रतियोगिता का कोई उत्साह और ना ही कोई सामान्य मुस्कान। वे बस एकटक बिना पलकें झपकाए सामने देख रहे थे। उनकी आंखों में केवल एक ही भाव था, सामने वाले को जिंदा चीर कर रख देने का एक वीभत्स और किलिंग इंटेंट। वे किसी पालतू भेड़िए की तरह अपने मालिक के इशारे का इंतजार कर रहे थे। ध्रुवांश के होठों पर एक बेहद बारीक, लगभग अदृश्य सी मुस्कान उभर आई। उसने मन ही मन कहा, तो आखिरकार मोहरे अपनी सही जगह पर पहुंचने लगे हैं। उसी समय वीआईपी कैबिन के भीतर का वातावरण बिल्कुल विपरीत था। वहां पूरी तरह सन्नाटा था। फ्रेया राइजा कैबिन के फर्श पर पालथी मारकर बैठी थी। उसकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी थी। उसकी दोनों हथेलियां घुटनों पर ऊपर की ओर खुली थीं और उसकी आंखें शांति से बंद थीं। वो ध्यान की एक अत्यंत कठिन और प्राचीन मुद्रा में थी। उसकी सांसें बहुत ही धीमी और नियंत्रित गति से चल रही थीं। हर एक सांस के साथ उसके आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी एक सूक्ष्म चक्रवात की तरह घूमकर उसके भीतर समाहित हो रही थी। ये कला उसने किसी किताब से नहीं सीखी थी। पिछले कुछ दिनों से वो ध्रुवांश को बहुत करीब से देख रही थी। उसने एक ऐसी बात नोटिस की थी जिसने उसके होश उड़ा दिए थे। जहां इस दुनिया के बड़े से बड़े हंटर्स और हाई लॉर्ड्स अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए खूंखार डीमंस का शिकार करते थे, खतरनाक रेट्स पर जाते थे और उनका कोर सोखते थे, वहीं ध्रुवांश बिना किसी एक बूंद खून बहाए बस चुपचाप बैठकर अपनी आंतरिक ऊर्जा को इस कदर बढ़ा लेता था कि उसका स्तर देवताओं को भी चुनौती देने लगे। हालांकि पिछले कुछ दिनों में ताकत को बढ़ाने के लिए की गई रेड्स में फ्रेया, तारा, जीन और मारिया चारों गए थे। ध्रुवांश कभी उनके साथ किसी मिशन पर कदम नहीं रखता था। वो बस दूर से उन पर नजर रखता था। लेकिन ध्रुवांश ने उन्हें ट्रेनिंग की जो बारीकियां, जो कॉम्बैट स्टेप्स और जो गुप्त रणनीतियां सिखाई थीं, उनकी बदौलत ये चारों अब केवल फाइटर्स नहीं रह गए थे। वे युद्ध के मैदान में चलते फिरते एक्सपर्ट्स बन चुके थे। उनका हर एक बार, हर एक पैंतरा अचूक हो चुका था। फ्रेया भी ध्रुवांश की तरह ही बिना डीमंस को मारे शुद्ध ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बल पर अपनी सीमाओं को लांघना चाहती थी। वो खुद को इस काबिल बनाना चाहती थी कि जब वो ध्रुवांश के साथ खड़ी हो तो महज एक कमजोर लड़की ना लगे। बालकनी से पीछे मुड़कर ध्रुवांश ने फ्रेया को देखा।
उसकी इस लगन और सही मुद्रा को देखकर ध्रुवांश के गंभीर चेहरे पर एक वास्तविक और आत्मीय मुस्कान खेल आई। वो धीमी गहरी आवाज में बोला, सच में फ्रेया, तुम कमाल हो। भले ही मैंने तुम्हें ध्यान के जरिए ऊर्जा को केंद्रित करने का गूढ़ रहस्य स्पष्ट रूप से नहीं सिखाया, लेकिन तुम्हारी समझ तुम्हें बिल्कुल सही दिशा में ले जा रही है। बस एक छोटी सी समझ, ऊर्जा के प्रवाह को मोड़ने का एक आखिरी बिंदु, और तुम इस टेक्निक में पूरी तरह माहिर हो जाओगी। फ्रेया की एकाग्रता और गहरी हो गई, लेकिन जैसे ही उसने अपनी चेतना के और गहरे स्तरों में उतरने की कोशिश की, उसकी बंद आंखों के सामने अंधेरा छा गया और स्मृतियों का एक झोंका उसे अतीत के एक बेहद तनावपूर्ण दिन में खींच ले गया। वो दृश्य फ्रेया के दिमाग में किसी सिनेमा की तरह जीवंत हो उठा। वो कुछ दिन पहले की एक धुंधली भारी दोपहर थी, जब वो ध्रुवांश का हाथ पकड़कर पहली बार अपने पिता और अपने परिवार से मिलाने के लिए अपने पुश्तैनी घर लेकर गई थी। एक आलीशान चमचमाती कस्टमाइज्ड कार राहिजा खानदान की विशालकाय हवेली के सामने आकर रुकी थी। कार का दरवाजा खुला और ध्रुवांश ने अपने पैर जमीन पर रखे थे। उसने सिर उठाकर उस इमारत को देखा था। वो जगह आम लोगों के लिए किसी महल जैसी भव्य थी। ऊंचे ऊंचे नक्काशीदार खंभे, सोने के पानी से रंगे हुए मुख्य द्वार और चारों ओर फैला हुआ बगीचा। लेकिन ध्रुवांश के चेहरे पर अचरज की एक लकीर तक नहीं आई थी। वो इससे पहले राय फैमिली के मैंशन को देख चुका था, जिनके सामने यह हवेली महज एक मामूली एक कमरे के फ्लैट जैसी तुच्छ थी। और अगर वो इसकी तुलना अपने गौरवशाली, असीम और दिव्य मूनलाइट से करने बैठता, तो ये जगह किसी कोने से ज्यादा कुछ नहीं थी। ध्रुवांश ने उस समय अपने मन में तंज कसा था। मैंने तो सुना था कि वरखजान के लोग सुपर अमीर होते हैं, इनकी हवेली के किस्से दूर दूर तक मशहूर हैं, लेकिन ये देखकर मुझे समझ आता है कि ये लोग डी लैंड को खोना नहीं चाहते थे। वो जगह, वहां के लोग यहां से ज्यादा अमीरी है, यहां ताकत ज्यादा है और वहां पैसा और प्रॉपर्टी ज्यादा है। तभी फ्रेया ने थोड़ा हिचकिचाते हुए ध्रुवांश की कलाई को थाम लिया था। उसके हाथों में एक घबराहट थी। उसने ध्रुवांश की आंखों में झांकते हुए कहा था, चलो शर्माओ मत, अंदर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ध्रुवांश मुस्कुराया था। शर्म और उसके भीतर, ये मुश्किल था, लेकिन उसने फ्रेया के दिल को रखने के लिए खुद को उसके पीछे खींचने दिया। जैसे ही वे दोनों हवेली के उस विशाल सोने की नक्काशीदार मुख्य द्वार से भीतर दाखिल हुए, चारों ओर शाही रोशनाई की चकाचौंध ने उनका स्वागत किया। छतों से लटक रहे क्रिस्टल के झूमर अपनी पीली और सफेद रोशनी से पूरे हॉल को नहला रहे थे। दर्जनों नौकर चाकर सफेद मखमली कपड़ों में सजे बिना कोई आवाज किए अपने अपने काम में व्यस्त थे। लेकिन जैसे ही फ्रेया ध्रुवांश को लेकर मुख्य हॉल के केंद्र में पहुंची, वहां का वातावरण अचानक बर्फ की तरह ठंडा हो गया। वहां पूरा राहिजा कुनुम्बा एक अर्धवृत्त के बनाकर खड़ा था, जैसे किसी अपराधी के आने का इंतजार कर रहा हो। फ्रेया के पिता मुकेश राहिजा अपनी घनी भौहें सिकोड़कर अपनी आंखों से खौफनाक स्पिरिचुअल दबाव छोड़ते हुए फ्रेया को घूरा। उस दबाव के नीचे कोई भी घुटने टेक देता। फ्रेया ने डरकर अपना हाथ पूरी तरह खींचना चाहा, लेकिन ठीक उसी क्षण ध्रुवांश ने एक बेहद सहज मगर फौलादी हरकत की। उसने फ्रेया की उंगलियों को बीच में ही रोका और उसके नाजुक हाथ को अपनी बड़ी गर्म हथेली में बेहद मजबूती से जकड़ लिया। वो पकड़ इतनी पुख्ता थी जैसे वो फ्रेया को यह भरोसा दिला रहा हो कि अगर पूरी दुनिया भी उसके खिलाफ खड़ी हो जाए तो भी ये हाथ नहीं छूटेगा। ये नजारा देखते ही मुकेश राहिजा के चेहरे की नसें तन गईं। उनकी मुट्ठियां इस कदर कसीं कि उनकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए। हॉल में मौजूद बाकी सदस्यों के चेहरों पर भी अपमान और गुस्से की लहर दौड़ गई। एक मामूली फटे हल दिखने वाला लड़का उनके सामने उनकी बेटी का हाथ पकड़ने का दुस्साहस कर रहा था, लेकिन इस पूरे गुस्से के सैलाब के बीच सबसे पीछे बैठे फ्रेया के दादाजी की बूढ़ी तजुर्बेकार आंखों में एक चमक कौंधी। उनके होठों पर एक बहुत ही हल्की रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। मुकेश राहिजा ने अपनी आवाज को भारी और कड़क बनाते हुए कहा, फ्रेया, ये सब क्या बकवास है? क्या तमाशा बना रखा है तुमने? तुम पहले ही उस रात की पार्टी में आर्यन वाले जैसी महान शख्सियत का सरेआम अपमान करके हमारी साख मिट्टी में मिला चुकी हो, और अब इस लड़के को यहां लाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तभी सोफे के पास खड़ा फ्रेया का सगा भाई सत्यम राहिजा आगे बढ़ा। उसकी आंखों में ध्रुवांश के लिए शुद्ध नफरत थी। उसने अपने पिता की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, डैड, आप लोगों ने ही इस फ्रेया को जरूरत से ज्यादा सिर पर चढ़ा रखा है। अब देखिए ये क्या गुल खिला रही है। इस शहर का सबसे होनहार और ताकतवर लड़का इसके पीछे पागल है। आर्यन वालिया, पूरी वालिया फैमिली का इकलौता वारिस, फिर भी इस लड़की को ना जाने इस सड़क छाप भिखारी में क्या दिखाई दे रहा है। ध्रुवांश वहां खड़ा ये सब बेहद शांति से सुन रहा था। उसके चेहरे पर ना तो कोई शिकन थी ना कोई डर।
उसने अपनी उंगली में ऑरा सप्रेशन रिंग पहन रखी थी, जिसने उसकी अजीम, ब्रह्मांडीय और डरावनी शक्ति को इस कदर छुपा रखा था कि वो रहीजा परिवार के शक्तिशाली हंटर्स के सामने महज एक कमजोर, सामान्य इंसान जैसा प्रतीत हो रहा था। वो उनकी अज्ञानता पर मन ही मन हंस रहा था। तभी फ्रेया के चाचा ने अपनी पत्नी की ओर एक तीखा इशारा किया और मुकेश राहीजा से मुखातिन होते हुए बोले, भैया, इस बकवास को यहीं रोकिए। पहले फ्रेया को अंदर भेजिए। हमें इस लड़के से अकेले में अपनी भाषा में कुछ जरूरी बात करनी है। ये सुनते ही फ्रेया की चाची और उसकी मां तुरंत आगे बढ़ीं। उन्होंने फ्रेया की बाह को पकड़ा और उसे जबरन अंदर के कमरों की तरफ ले जाने लगी। ध्रुवांश इनकी चाल को एक झटके में समझ गया था। वे फ्रेया को अलग करके ध्रुवांश को अकेला छोड़ना चाहते थे, ताकि वे उसे डरा सकें, धमका सकें या शायद यहीं उसका काम तमाम कर सके। ध्रुवांश ने मन ही मन ना में सिर हिलाया और उसके होंठों पर वही चिर परिचित ठंडी मुस्कान तैर गई। फ्रेया पीछे मुड़कर बेबसी से ध्रुवांश को देख रही थी। उसकी आंखें कह रही थीं कि वो उन्हें छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन ध्रुवांश ने बहुत ही धीमे से अपनी आंखें झुकाकर फ्रेया को अंदर जाने का इशारा कर दिया। आश्चर्य की बात यह थी कि जो फ्रेया अपने पिता और भाई के लाख चिल्लाने पर भी टस से मस नहीं हो रही थी, वो ध्रुवांश के एक छोटे से इशारे पर तुरंत मान गई। उसने अपनी मां का हाथ झटका और खुद अंदर की तरफ बढ़ गई। ये समर्पण देखकर मुकेश, सत्यम और उसके चचा के सीने में जैसे आग लग गई। रहीजा खानदान की लड़की उनके हुक्म को लात मारकर एक अजनबी के इशारे पर नाच रही थी। ये उनके पौरुषार्थ और उनके अहंकार पर सबसे करारा तमाशा था। जैसे ही फ्रेया हॉल से बाहर गई, पीछे बैठे दादाजी अपनी लाठी टेकते हुए खड़े हुए। वे कुछ कहने ही वाले थे कि मुकेश राहीजा ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। उसकी आवाज में इस बार अपने पिता के प्रति भी एक कड़वाहट थी। डैड, कृपया करके इस बार आप बीच में कुछ मत बोलिएगा। मुझे अच्छे से पता है कि आप हमेशा की तरह इस बार भी फ्रेया का ही पक्ष लेंगे और मुझसे कहेंगे कि मैं सवारा लड़के को छोड़ दूं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। आपने इस पूरे परिवार और इस बिजनेस साम्राज्य की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। मैं राहीजा खानदान का मुखिया हूं, सो आई होप कि आप मेरे इस फैसले में दखलंदाज नहीं होंगे। बूढ़े दादाजी ने मुकेश की इस उद्दंडता पर गुस्सा होने के बजाय एक गहरी सूखी हंसी हंसी। मुकेश, मेरे मूर्ख बेटे, दादाजी ने अपनी लाठी को जमीन पर ठोकते हुए कहा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चेतावनी थी। मैं भी तो यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं इस मामले में बिल्कुल नहीं भूलने वाला। मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि जो भी करना, थोड़ा संभल कर करना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम इस लड़के का शिकार करने निकलो और तुम्हें अपनी पूरी सल्तनत के लेने के देने पड़ जाएं। मुकेश राहीजा इस गूढ़ वाक्य और उसके पीछे छिपी भयानक चेतावनी को समझ ही नहीं पाया। उसे लगा कि उसके पिता बूढ़े हो चुके हैं और अब सठिया गए हैं। तभी पूरे हॉल को सन्न कर देने वाली एक घटना हुई। ध्रुवांश, जिसे अब तक वे मुजरिम की तरह खड़ा रखकर डरा रहे थे, वो बहुत ही कैजुअल अंदाज में चलता हुआ आगे आया। उसने अपने दोनों हाथ अपनी जेबों में डाले और मुकेश राहीजा के ठीक सामने रखे आलीशान मखमली इटालियन सोफे पर इस कदर फैलकर बैठ गया जैसे वो उस हवेली का मालिक हो। उसने एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखा और बहुत ही शांत नजरों से उन तीनों को देखने लगा। ये देखकर सत्यम राहीजा का खून खौल उठा। वो चिल्लाया, तेरी ये हिम्मत! उसने तुरंत अपना फोन निकाला और अपनी उंगलियों को स्क्रीन पर चलाते हुए कहा, डैड, चाचा, मैंने आर्यन को मैसेज कर दिया है। वो अपनी पर्सनल कार से यहीं आसपास था। वो कुछ ही मिनटों में यहां पहुंचने वाला है। हमें इस बदतमीज लड़के को तब तक यहीं रोक कर रखना चाहिए और आर्यन के सामने घुटनों पर लाकर इससे माफी मंगवानी चाहिए। तभी वालिया खानदान का गुस्सा शांत होगा। मुकेश और उसके भाई ने एक दूसरे की तरफ देखा और गहरी संतुष्टि के साथ हाँ में सिर हिला दिया। ये सब देखकर दादाजी चुपचाप मुस्कुराए और हॉल का दरवाजा खोलकर बाहर बगीचे की तरफ चले गए। वे अच्छी तरह जानते थे कि ध्रुवांश कोई साधारण लड़का नहीं है। वो एक हाई लॉर्ड स्तर का फाइटर है और उसके भीतर कुछ ऐसा छिपा है जो इस दुनिया के नियमों से परे है। हालांकि उन्हें इस बात का कोई पुख्ता अंदाजा नहीं था कि ध्रुवांश आज इस हवेली से अकेले इन सब का सामना करके सही सलामत बाहर निकल पाएगा या नहीं। ये पूरी परिस्थिति असल में दादाजी की तरफ से ध्रुवांश के लिए एक गुप्त परीक्षा थी। अगर वो अकेला ही उनके पूरे परिवार और वालिया खानदान के दबाव को झेल जाता तो वे उसे अपनी पोती के लिए सर्वथा योग्य और परफेक्ट मान लेते हैं। दादाजी बाहर ठंडी हवा में टहल रहे थे। तभी हवेली के मुख्य फाटक से एक चमचमाती हुई स्पोर्ट्स कार तेज आवाज के साथ अंदर दाखिल हुई। कार के रुकते ही उसका हाइड्रोलिक दरवाजा ऊपर की ओर खुला और उसमें से जो शख्स बाहर निकला वो कोई और नहीं बल्कि आर्यन वालिया था। उसका चेहरा घमंड और अपनी ताकत के नशे में चूर था। दादाजी ने उसे अंदर जाते हुए देखा और मन ही मन बुदबुदाए तो मुकेश ने इस हस्तीन के सांप को भी बुला ही लिया। जैसे ही आर्यन वालिया अपने पूरे रौब के साथ मुख्य हॉल के भीतर दाखिल हुआ, उसकी नजरें सोफे पर ठाठ से बैठे ध्रुवांश पर पड़ी। ध्रुवांश को बिल्कुल सही सलामत बिना एक खरोच के वहां बैठा देखकर आर्यन के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। उसके चेहरे का रंग एक पल में उड़ गया और उसकी सांसें अटक गईं। आर्यन ने अपने मन के भीतर एक भयानक चीख सुनी। ये कैसे मुमकिन है?
उस दिन जिसे मैंने इस लड़के को खत्म करने के लिए भेजा था, वो मेरे चचा की डार्क बीस्ट का सबसे खूंखार, बेरहम और अचूक कातिल था। वो साइलेंट किलर कभी फेल नहीं हो सकता। फिर ये लड़का जिंदा कैसे है? क्या रहीसा खानदान के ग्रैंड मास्टर यानी फ्रेया के दादाजी ने बीच में आकर इसे बचाया है? हाँ, जरूर उन बूढ़े ने ही अपनी गुप्त शक्तियों का इस्तेमाल करके इसकी जान बचाई होगी, वरना अब तक इसकी लाश गटर में सड़ रही होती। इस कड़वे सच को अपने भीतर पचाते हुए आर्यन ने तुरंत अपने चेहरे पर एक मासूम और भोले बनने का नकाब ओढ़ लिया। वो एक मंझे हुए एक्टर की तरह मुकेश राहीजा के पास आया और बहुत ही दुखी आवाज में बोला, मुकेश अंकल, मुझे लगता है कि मेरा यहाँ आना ही गलत था। मैं यहाँ आप लोगों से अपना ये रिश्ता तोड़ने आया हूँ। जब फ्रेया मुझसे शादी नहीं करना चाहती और किसी और को पसंद करती है तो मेरे इस घर में रहने का कोई मतलब नहीं रह जाता। मुझे अपनी आत्मसम्मान की रक्षा करनी होगी। मैं चलता हूँ। ये सुनते ही मुकेश राहीजा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गईं। राहीजा और वालिया खानदान की ये शादी महज एक विवाह नहीं था, बल्कि करोड़ों की बिजनेस डील और एम्बर सिटी की सत्ता पर कब्जा करने का एक गुप्त गठजोड़ था। मुकेश इसके हाथ से निकलने का जोखिम किसी कीमत पर नहीं उठा सकता था। उसने तुरंत आर्यन का हाथ पकड़ा और बेहद पुचकारते हुए कहा, नहीं आर्यन बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। इस रहीजा खानदान की गरिमा अभी मरी नहीं है। फ्रेया की शादी सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही होगी। ये मेरा अंतिम फैसला है। और रही बात इस सड़क छाप भिखारी की, तो ये अभी इसी वक्त तुम्हारे सामने घुटने टेकेगा और अपने इस दुस्साहस के लिए तुमसे नाक रगड़कर माफी मांगेगा। ये सुनकर आर्यन ने सोफे पर बैठे ध्रुवांश की तरफ देखा। ध्रुवांश की आंखों में जो गहरा, शांत और जानलेवा सन्नाटा था, उसे देखकर आर्यन के भीतर का शिकारी कांप उठा। उसने मुकेश से धीरे से कहा, मुझे नहीं लगता अंकल कि ये लड़का ऐसा कुछ भी करने वाला है। इसके तेवर तो देखिए। ये सुनते ही फ्रेया के चचा, जो अब तक शांत थे, वे आगे बढ़े और अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखते हुए बेहद क्रूर आवाज में बोले, तुम उसकी चिंता मत करो आर्यन, ये माफी मांगेगा और इसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर इसने ऐसा नहीं किया तो राहीजा हवेली के इस फर्श से आज इसकी लाश ही बाहर जाएगी। ये यहां से जिंदा बचकर नहीं निकल सकता। चचा का ये समर्थन पाकर आर्यन वालिया का खोया हुआ हौसला और उसका घमंड वापस लौट आया। उसके होठों पर एक घिनौनी शैतानी मुस्कान आ गई। वो बेहद धीमी और सधी हुई चाल चलता हुआ ध्रुवांश के बिल्कुल करीब आया। उसने ध्रुवांश की सोफे के पास आकर उसकी टांगों के बीच में इस कदर पैर रखा कि वो ध्रुवांश को अपने नीचे दबा हुआ महसूस करा सके। उसने अपनी कलाई को थोड़ा घुमाया और एक अत्यंत शक्तिशाली वॉइस शील्ड का निर्माण कर दिया। इस शील्ड की वजह से उनकी बातचीत कमरे में बैठे मुकेश, सत्यम या चचा को सुनाई नहीं दे सकती थी। ये केवल उनके बीच का एक गुप्त नर्क था। आर्यन ने ध्रुवांश के चेहरे के बिल्कुल पास अपना मुंह लाया और बेहद जहरीली, घिनौनी आवाज में फुसफुसाया, क्यों बे कुत्ते, उस दिन तो तू किस्मत का धनी था कि राहीजा खानदान के ग्रैंड मास्टर की वजह से तेरी जान बच गई। लेकिन आज देख जरा चारों तरफ, आज तुझे इन भेड़ियों के बीच से कौन बचाएगा? बहुत प्यार करता है ना तू फ्रेया से। अपनी इन आंखों को बंद मत करना, क्योंकि आज तू अपनी इन्हीं आंखों से देखेगा कि कैसे मैं तेरे इसी प्यार को, तेरी इसी फ्रेया को अपने पैरों तले कुचलता हूं। ये बोलते बोलते आर्यन की आंखों में एक वहशी चमक आ गई। ध्रुवांश बिना हिले डुले उसकी आंखों में देख रहा था। वो एक एक शब्द को अपने दिमाग के उस कोने में दर्ज कर रहा था जहां वो अपने दुश्मनों की मौत का वारंट लिखता था। आर्यन अपनी हदें पूरी तरह से पार कर चुका था। वो और आगे बढ़ते हुए बोला, लेकिन तू ज्यादा निराश मत हो। मेरा मतलब पूरा होने के बाद जब मैं राहीजा खानदान की सारी पावर अपने नाम कर लूंगा, तब मैं इस फ्रेया को किसी फटे हुए मोजे या कचरे की तरह सड़क पर फेंक दूंगा। उसके बाद अगर तुझे वो उतरन चाहिए हो तो तू उसे अपने पास रख लेना, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। क्रैक! ध्रुवांश के कोट के भीतर उसकी मुट्ठियां इस कदर कसीं कि उसकी हड्डियों की आपस में रगड़ने की आवाज आई। उसके भीतर का जो डेविल था वो इस समय बेड़ियों को तोड़कर बाहर आने के लिए छटपटा रहा था। उसकी आंखों की पुतलियां हल्की सी आईसी पड़ने लगी थीं, लेकिन उसने अपने चेहरे के भावों को पूरी तरह से मृत बनाए रखा था। वो मन ही मन सोच रहा था, ये राहीजा फैमिली कितनी बड़ी मूर्ख है। ये खुद को इस शहर का भगवान समझते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये इस वालिया खानदान और इस नीच आर्यन के लिए महज एक मोहरा है जिसे ये इस्तेमाल करके फेंकने वाले हैं। दरअसल उस रात हुए कातिलाना हमले के बाद ध्रुवांश शांत नहीं बैठा था। उसने अपने गुप्त सूत्रों के जरिए वालिया खानदान के इतिहास और उनकी जड़ों को पूरी तरह से खंगाल डाला था। वालिया खानदान असल में दो बिल्कुल अलग और खतरनाक हिस्सों में बटा हुआ था।
पहला हिस्सा वो था जिसे दुनिया देखती थी, जिसमें वालिया खानदान के मुख्य ग्रैंड मास्टर और आर्यन के पिता आते थे, जो राजनीति और व्यापार संभालते थे। लेकिन जो दूसरा हिस्सा था वो इस दुनिया का सबसे बड़ा नर्क था। उस हिस्से पर राज था आर्यन के सगे चचा का, जो पर्दे के पीछे से डार्क बीस्ट ऑर्गेनाइजेशन नामक एक खूंखार साम्राज्य चलाता था। दुनिया के सामने ये संस्था इंसानों के लिए जीवन रक्षक दवाएं बनाने का ढोंग करती थी, लेकिन उस आलीशान लैबोरेटरी की मोटी और अभेद्य दीवारों के पीछे ऐसे भयानक और अमानवीय प्रोजेक्ट्स चलते थे जिन्हें सुनकर किसी भी कमजोर दिल इंसान की रूह कांप जाए। वहां जीवित इंसानों, शक्तिशाली हंटर्स और यहां तक कि जिंदा पकड़े गए डेमन्स पर ऐसे खौफनाक जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे ताकि वो अमर और अजय राक्षस तैयार कर सकें। ये काली सच्चाई एम्बर सिटी के लगभग सभी उच्च अधिकारी और रसूखदार लोग जानते थे, लेकिन आज तक कोई भी इसके खिलाफ एक शब्द बोलने या इसे साबित करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था, क्योंकि डार्क बीस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास ऐसे ऐसे शैडो किलर्स और हत्यारे थे जो सबूत मिटाने के साथ साथ सबूत ढूंढने वाले इंसान का पूरा वंश दुनिया के नक्शे से मिटा देते थे। और ये आर्यन वालिया वो कोई सीधा साधा अमीर लड़का नहीं था। वो वालिया खानदान के मुख्य साम्राज्य और उस डार्क बीस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नर्क का इकलौता और संयुक्त वारिस था। यही कारण था कि उसके घमंड की कोई सीमा नहीं थी। आर्यन में ध्रुवांश के चेहरे के सामने अपनी उंगली उठाई और उसे सीधे उसकी नाक के पास ले जाकर चमकाते हुए कहा, तेरे पास अभी भी आखिरी रास्ता है भिखारी। झुक नीचे, मेरे इन जूतों को अपनी जुबान से चूम और चुपचाप दुम दबाकर इस शहर से निकल जा, वरना तेरी मौत इतनी दर्दनाक होगी कि। वरना क्या? ध्रुवांश की आवाज जब गूंजी तो वो सामान्य इंसानी आवाज नहीं थी। वो वॉइस शील्ड को चीरती हुई सीधे आर्यन के कानों के पर्दों से टकराई। इससे पहले कि आर्यन कुछ समझ पाता या अपनी उंगली पीछे खींच पाता, ध्रुवांश का दाहिना हाथ जेब से बिजली की कड़कड़ाहट की गति से बाहर निकला। उसने आर्यन की उस तनी हुई उंगली और उसकी पूरी हथेली को बीच में ही दबोच लिया। ध्रुवांश की पकड़ किसी लोहे के शिकंजे जैसी थी। ध्रुवांश ने अपनी जगह से उठे बिना अपने हाथ के दबाव को थोड़ा सा बढ़ाया। उसने अपनी ऑरा सप्रेशन रिंग के नियंत्रण को 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए ढीला किया। उसके भीतर की असीम डरावनी और दैवीय शक्ति का महज 0.1% उसके हाथ के जरिए बाहर निकला। बोलना वरना क्या? ध्रुवांश ने अपनी गहरी नीली आंखों को आर्यन की आंखों में सीधे गड़ाते हुए पूछा। उसकी आंखों में इस समय एक साक्षात यमराज का अक्स दिखाई दे रहा था। कराक! असहनीय, रीढ़ को कंपा देने वाले दर्द की वजह से आर्यन वालिया के मुंह से एक चीख निकल पड़ी। उस भयानक शारीरिक और मानसिक दबाव के कारण जो वॉइस शील्ड उसने बनाई थी वो कांपते हुए कांच की तरह चकनाचूर हो गई। उसकी उंगली की हड्डियां आपस में पिसने लगी थीं। ये अचानक हुआ अकल्पनीय उलटफेर देखकर हॉल में बैठे मुकेश राहिजा, सत्यम और उसके चचा झटके से सोफे से खड़े हो गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि रायजा हवेली के भीतर उनके सामने एक अज्ञात लड़का आर्यन वालिया का हाथ मरोड़ रहा था। मुकेश रायजा का चेहरा गुस्से और खौफ के मिश्रण से काला पड़ गया। वो अपनी पूरी ताकत को अपने पैरों में इकट्ठा करके आगे बढ़ा और गरजते हुए बोला, तैयार हो जा नीच। मैं तुझे अभी तक एक नासमझ बच्चा समझकर चुपचाप देख रहा था और अपनी गरिमा बनाए हुए था, लेकिन तूने हमारी ही छत के नीचे हमारे सबसे खास मेहमान पर हाथ उठाने का दुस्साहस किया है। अब तुझे भगवान भी मेरे हाथों से नहीं बचा सकता। कड़ाक कड़ाक हड्डियों के आपस में पिसने और जोड़ों के उखड़ने की एक विभत्स आवाज उस शांत हॉल में गूंज उठी। असहनीय रीढ़ को कंपा देने वाले दर्द की एक तीखी लहर आर्यन के हाथ से होती हुई उसके पूरे तंत्रिका तंत्र में दौड़ गई। दर्द की अधिकता के कारण उसकी आंखें बाहर उबल आने को हुईं और उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। वो अपनी बनाई हुई उस अदृश्य धनी दीवार को बनाए रखने की स्थिति में नहीं था। उसके मुंह से एक ऐसी खौफनाक और बेबस चीख निकली जिसने पूरी वॉइस शील्ड को कांच की तरह चकनाचूर कर दिया। हॉल में खड़े राहिजा खानदान के मर्द इस अप्रत्याशित दृश्य को देखकर सन्न रह गए। मुकेश राहिजा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं, जबकि उनका बड़ा बेटा सत्यम राहिजा गुस्से से पूरी तरह पागल हो उठा। तेरी ये हिम्मत, एक भिखारी हमारे घर में आकर हमारे मेहमान पर हाथ उठाएगा? सत्यम चिल्लाया। वो खुद को एक कुशल हंटर समझता था। अपनी शारीरिक ताकत के घमंड में चूर वो बिना सोचे समझे बिजली की गति से ध्रुवांश की ओर झपटा। उसका दाहिना हाथ हवा में एक घातक मुक्का तान चुका था, जिसके पीछे उसकी पूरी स्पिरिचुअल ऊर्जा का दबाव काम कर रहा था। सत्यम रुको, पीछे हटो।
पीछे से उसके चचा ने पूरी ताकत से चिल्लाकर उसे रोकना चाहा। वे सत्यम से कहीं अधिक अनुभवी थे और युद्ध की बारीकियों को समझते थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि ध्रुवांश ने आर्यन को बिना किसी दृश्य हमले के महज अपनी शारीरिक पकड़ और आंतरिक दबाव से घुटनों पर ला दिया था। आर्यन वालिया कोई कमजोर योद्धा नहीं था। अगर उसे बिना किसी हलचल के इस कदर लाचार किया जा सकता था तो इसका सीधा सा अर्थ था कि सामने बैठा लड़का कम से कम एक हाई लॉर्ड या उससे भी ऊपर के स्तर का प्राणी था। लेकिन सत्यम इस समय गुस्से और अपनी मर्यादा के टूटने के अहंकार में इतना अंधा हो चुका था कि उसे अपने चचा की चेतावनी की एक ध्वनि भी सुनाई नहीं दी। वो एक खूंखार भेड़िए की तरह ध्रुवांश के चेहरे को निशाना बनाते हुए आगे बढ़ा। ध्रुवांश ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी आंखें अभी भी जमीन पर तड़प रहे आर्यन पर टिकी थीं। जैसे ही सत्यम ध्रुवांश के बिल्कुल करीब पहुंचा और उसका मुक्का हवा को चीरते हुए ध्रुवांश की कनपटी से टकराने ही वाला था, ध्रुवांश का बायां हाथ ही काले साए की तरह ऊपर उठा। बिना देखे बिना अपनी रीढ़ को 1 इंच भी हिलाए ध्रुवांश ने सत्यम की जलती हुई कलाई को बीच में ही रोका और उसकी गर्दन को अपनी उंगलियों के शिकंजे में दबोच लिया। सत्यम की सारी गति, उसका सारा वेग और उसकी स्पिरिचुअल ऊर्जा एक झटके में शून्य हो गई। उसका शरीर हवा में ही ठहर गया और उसके पैर जमीन से 2 इंच ऊपर उठ गए। ध्रुवांश ने अपनी गर्दन को बहुत धीरे से घुमाया। उसकी ठंडी स्थिर आंखें सीधे सत्यम की फैलती हुई पुतलियों से टकराईं। ध्रुवांश के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस एक डरावनी गहरी उदासी थी। उसने बहुत ही धीमी, शांत और बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, मुझे वो भाई दुनिया में बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो अपनी सगी बहन के सम्मान और उसकी खुशी के लिए खड़े होने का साहस नहीं दिखा सकते, जो महज पैसों और रसूख के टुकड़ों के लिए अपनी ही बहन की बलि दे देते हैं। इन शब्दों के पीछे छिपे मानसिक दबाव का प्रहार इतना गहरा था कि सत्यम के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उसके पूरे शरीर की स्पिरिचुअल ऊर्जा उल्टे पैर लौट गई। उसका दम घुटने लगा, आंखें ऊपर की ओर पलटने लगी और अगले ही पल उसका शरीर पूरी तरह ढीला पड़ गया। वो अपनी चेतना खो चुका था। ध्रुवांश ने अपनी उंगलियां ढीली की और उसके भारी बेजान शरीर को एक बेकार कचरे की थैली की तरह दूर सोफे के कोने की तरफ फेंक दिया। सत्यम का शरीर सोफे से टकराकर फर्श पर लुढ़क गया। सत्यम! अपने भतीजे का ये हश्र देखकर चचा के भीतर का योद्धा जाग उठा। वे कोई मामूली हंटर नहीं थे, वे एक हीरो लेवल के सम्मानित फाइटर थे। वे भांप गए थे कि ये लड़का कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि कोई गहरी छिपी हुई आपदा है। उन्होंने अपनी पूरी आंतरिक स्पिरिचुअल एनर्जी को जगाया। एक नीले और सुनहरे रंग की आभा उनके पूरे शरीर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह फैल गई। हवा में उनके जूतों की रगड़ से चिंगारियां निकलीं और वे अपनी पूरी क्षमता, अपनी पूरी गति के साथ ध्रुवांश पर टूट पड़े। उनका ये हमला इस हवेली को भी हिला देने की ताकत रखता था। ध्रुवांश ने इसकी भयानक गति को देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कौतूहल का एक भाव तक नहीं आया। उसने अपने दाहिने हाथ से अभी भी आर्यन की पिसी हुई उंगलियों को पकड़ रखा था, जो दर्द के मारे फर्श पर पड़ा हुआ तड़प रहा था। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। जैसे ही चचा का वो ऊर्जा से भरा विनाशकारी मुक्का ध्रुवांश के सीने से कुछ इंच की दूरी पर पहुंचा, ध्रुवांश ने अपने बाएं हाथ की हथेली को सीधे आगे बढ़ा दिया। बूम! हॉल के भीतर एक अदृश्य शॉकवेव पैदा हुई, जिससे क्रिस्टल के झूमर आपस में टकराकर बज उठे। चचा की पूरी शक्ति, उनका वो हीरो लेवल का मुक्का ध्रुवांश की नग्न हथेली से टकराकर इस तरह रुक गया जैसे कोई सूखी लकड़ी एक लोहे की दीवार से टकराई हो। ध्रुवांश की हथेली पर एक खरोंच तक नहीं आई, ना ही उसका हाथ 1 मिलीमीटर पीछे हटा। चचा की आंखें खौफ से फैल गईं। वे अभी इस झटके से उभर भी नहीं पाए थे कि ध्रुवांश ने अपनी हथेली को हल्का सा घुमाया और बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के अपने हाथ के पिछले हिस्से से एक सीधा कड़ा तमाचा चचा के चेहरे पर चढ़ दिया। चटाक! उस थप्पड़ का प्रभाव किसी भारी हथौड़े के मार जैसा था। चचा के शरीर को कवर कर रही पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी एक झटके में कांच के बर्तनों की तरह बिखर गई। उनका शरीर हवा में 3 बार पूरी तरह घूमा और वे कई फीट दूर जाकर एक भारी नक्काशीदार लकड़ी के मेज को तोड़ते हुए फर्श पर गिरे। हालांकि वो बेहोश नहीं हुए, उनकी हीरो लेवल की सहन शक्ति ने उन्हें पूरी तरह टूटने से बचा लिया था, लेकिन उनकी स्थिति दयनीय थी। उनका दाहिना गाल किसी पके हुए टमाटर की तरह सूजकर बड़ा हो गया था। उनके कुछ दांत ढीले हो गए थे और उनके होठों के किनारों से गाढ़ा लाल खून बहकर फर्श पर टपक रहा था। वे बेबसी से हाँफते हुए अपनी छाती को पकड़े हुए थे। ये सब देखकर मुकेश राहिजा का पूरा शरीर गुस्से और एक अज्ञात भय से कांपने लगा। मुकेश राहिजा स्वयं एक प्रतिष्ठित हाई लॉर्ड थे। वे इस शहर के सबसे कुशल और शक्तिशाली योद्धाओं में गिने जाते थे। उनके दिमाग के सारे तर्क इस समय फेल हो चुके थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि एक ऐसा लड़का जो पहली नजर में इतना कमजोर, इतना साधारण और फटे हाल दिख रहा था, वो राहिजा खानदान के सर्वश्रेष्ठ फाइटर्स को मक्खियों की तरह कैसे कुचल रहा था। तभी मुकेश की अनुभवी आंखों ने ध्रुवांश के चारों ओर की हवा में एक बहुत ही सूक्ष्म, बारीक विकृति देखी।
वे चौंक गए। उनके दिमाग में बिजली कौंधी। ये अपनी वास्तविक शक्ति को छुपा रहा है। इसने अपनी उंगली की उस अंगूठी से अपने असीम ऑरा को दबा रखा है। इसका असली स्तर क्या है? क्या ये कोई प्राचीन मॉन्स्टर है या कोई छिपा हुआ हाई लेवल फाइटर? मुकेश राहिजा एक मंझे हुए सेनापति थे। वे आर्यन वालिया से कई गुना शक्तिशाली, अनुभवी और चतुर फाइटर थे। वे समझ गए थे कि शब्दों का समय खत्म हो चुका है। अगर आज इस लड़के को यहीं नहीं रोका गया तो राहिजा खानदान का नाम हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों से मिट जाएगा। तुम जो कोई भी हो, राहिजा खानदान के सम्मान को धूल में मिलाने की कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी होगी। मुकेश चिल्लाए। उन्होंने अपनी हाई लॉर्ड स्तर की पूरी क्षमता को सक्रिय किया। हॉल के भीतर की हवा का तापमान अचानक गिर गया। मुकेश के दोनों हाथों पर लाल रंग की विनाशकारी ऊर्जा की लपटें दिखाई देने लगीं। वे अपनी पूरी क्षमता, अपनी पूरी गति के साथ ध्रुवांश के ठीक सामने प्रकट हुए। उनका वार सीधे ध्रुवांश की गर्दन को धड़ से अलग करने के इरादे से किया जा रहा था। ध्रुवांश की आंखों में पहली बार एक वास्तविक ठंडी चमक चमकी। उसने इस बार अपनी जगह छोड़ी। वो सोफे से 1 इंच ऊपर उठा। उसके बाएं हाथ की उंगलियों के चारों ओर गहरे नीले रंग की शांत मगर अत्यधिक घनी स्पिरिचुअल एनर्जी का एक आवरण चढ़ गया। वो ऊर्जा इतनी घनी थी कि आसपास के प्रकाश को भी सोख लिया। बिना किसी शोर के, बिना किसी चीख पुकार के, ध्रुवांश का मुक्का मुकेश के उस विनाशकारी वार के बीच से होता हुआ सीधे उनके सीने के मध्य भाग से जा टकराया। धड़ाम! एक गूंजती हुई भारी आवाज हुई। मुकेश के हाथों की लाल लपटें ध्रुवांश की नीली ऊर्जा के स्पर्श मात्र से इस तरह बुझ गईं जैसे जलते अंगारों पर पानी डाल दिया गया हो। उनके सीने की सुरक्षा कवच प्लेट टूट गई। मुकेश का भारी शरीर उस मुक्के के प्रभाव से सीधे पीछे की ओर उड़ा और हॉल के दूसरे छोर पर रखे विशालकाय शाही सोफे पर सीधे जा बैठा। वो सोफा उनके वजन और गति के कारण कई फीट पीछे खिसक गया, जिससे दीवार पर टंगे चित्र नीचे गिर पड़े। मुकेश के मुंह से थूक और कफ का एक फव्वारा छूटा। वे सोफे पर सीधे बैठे तो थे, लेकिन उनके भीतर की पूरी रीढ़ की हड्डी कांप रही थी। वे हिलने तक की स्थिति में नहीं थे। उनके सीने का दर्द उनकी सांसों को रोक रहा था। ध्रुवांश का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। वो अपनी जगह पर बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे उसने कोई युद्ध नहीं बल्कि महज एक तिनका हटाया हो। उसने अपने दाहिने हाथ को थोड़ा ढीला किया, जिससे फर्श पर पड़ा आर्यन वालिया बेबसी से हांफते हुए ऊपर की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में अब वो पुराना घमंड, वो पुरानी हेकड़ी कहीं नहीं थी। उसकी आंखें लाल थीं, आंसू और पसीने से उसका चेहरा भीगा हुआ था। ध्रुवांश ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा तरस था। सो सॉरी आर्यन यार। ध्रुवांश की आवाज में एक अजीब, रीढ़ को कंपा देने वाला दोस्ताना लहजा था। सच कहूं तो तुम्हारे फ्यूचर के प्लान्स बहुत शानदार थे। तुमने बहुत बारीकी से बिसात बिछाई थी। डार्क बीस्ट ऑर्गेनाइजेशन, राहिजा खानदान की सत्ता, फ्रेया की विशेष शक्तियां, सब कुछ तुम्हारे हाथों की कठपुतली बनने ही वाला था। ध्रुवांश थोड़ा और नीचे झुका। उसका चेहरा आर्यन के चेहरे के बिल्कुल करीब आ गया। लेकिन तुमने गलत जगह उंगली कर दी मेरे भाई। ध्रुवांश की आवाज अब एक फुसफुसाहट में बदल गई, जो केवल आर्यन की आत्मा को सुनाई दे रही थी। और जब कोई मेरे साम्राज्य की सीमाओं में, मेरे लोगों पर हाथ डालता है, तो मैं केवल उसके हाथ नहीं काटता, मैं उसका पूरा अस्तित्व ही मिटा देता हूं। अब तुम अपने जीवन में कभी भी उन प्लान्स को पूरा नहीं कर पाओगे। यह सुनते ही आर्यन वालिया की आंखों में वो परम खौफ, वो नग्न और आदिम डर दिखाई देने लगा, जिसे ध्रुवांश अपनी आंखों से देखना चाहता था। यह वही डर था जो एक बकरा कसाई की कुल्हाड़ी को देखकर महसूस करता है। आर्यन को समझ आ गया था कि उसके सामने कोई इंसान नहीं, बल्कि साक्षात मृत्यु खड़ी है। नहीं, प्लीज। आर्यन के सूखे होठों से महज एक फुसफुसाहट निकली। ध्रुवांश ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। उसने अपने बाएं हाथ की 2 उंगलियों को सीधे आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियों के पोरों पर गहरे काले रंग की ऊर्जा की 2 सुइयां सी चमक उठी। बिना किसी देरी के उसने बिजली की गति से आर्यन के शरीर के 3 प्रमुख ऊर्जा केंद्रों पर उन उंगलियों से प्रहार किया। थुड थुड थुड। एक बहुत ही सूक्ष्म आंतरिक फटने की आवाज आर्यन के शरीर के भीतर हुई। आर्यन की आंखें पूरी तरह से खुल गईं। उसका शरीर एक बार जोर से झटका खाकर सीधा हुआ और फिर अगले ही पल वो पूरी तरह से बेजान हो गया। उसकी आंखों की चमक गायब हो चुकी थी। उसकी मौत नहीं हुई थी, लेकिन उसके शरीर का पूरा नर्वस सिस्टम, उसकी पूरी स्पिरिचुअल कोर हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो चुकी थी। वो अब इस दुनिया के लिए महज एक जिंदा लाश, एक अपाहिज मांस का टुकड़ा मात्र रह गया था। यह सब
अपनी आंखों के सामने लाइव घटित होते देखकर मुकेश राहिजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनका गला पूरी तरह से सूख गया था। राहिजा खानदान के मुखिया, जो कुछ देर पहले अपनी सत्ता के नशे में चूर थे, वे इस समय अपनी उंगलियों को भी हिलाने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। ठीक उसी क्षण हॉल का मुख्य दरवाजा दोबारा खुला। अंदर चल रहे इतने भयानक कोलाहल, चीखों और मेजों के टूटने की आवाज सुनकर अंदर के कमरों से फ्रेया, उसकी मां और उसकी चाची घबराती हुई बाहर भाग कर आईं। उनके ठीक पीछे पीछे अपने दोनों हाथों को लाठी पर टिकाए बेहद शांत और धीमी चाल चलते हुए फ्रेया के दादाजी भी हॉल में दाखिल हुए। जैसे ही उन महिलाओं की नजरें हॉल के भीतर के दृश्य पर पड़ीं, उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। पूरे हॉल का नजारा किसी युद्ध क्षेत्र जैसा था। सत्यम राहिजा एक कोने में बेहोश पड़ा था। चचा अपने सूजे हुए चेहरे और बहते हुए खून को दबाए फर्श पर बैठे दर्द से करा रहे थे। और इस राहिजा खानदान के सर्वे सर्वा मुकेश राहिजा इस सोफे पर इस कदर लाचार और सहमे हुए बैठे थे जैसे उनका सब कुछ लुट चुका हो। और इन सब के बीच एम्बर सिटी का सबसे बड़ा वारिस आर्यन वालिया जमीन पर एक बेजान टूटी हुई पुतली की तरह पड़ा हुआ था। वहां मौजूद हर एक शख्स के होश उड़े हुए थे। यहां तक कि फ्रेया के दादाजी ने भी अपनी दूरदर्शिता में यह नहीं सोचा था कि ध्रुवांश इस कदर क्रूर और संपूर्ण विनाश करेगा। उसने राहिजा खानदान के पुरुषों को महज कुछ सेकंडों में उनकी औकात दिखा दी थी। मुकेश राहिजा ने बहुत ही बेबसी याचना भरी नजरों से अपने पिता की तरफ देखा, जैसे वो इनसे तूफान को रोकने की भीख मांग रहा हो। परंतु बूढ़े दादाजी ने जैसे ही मुकेश की उन डरी हुई आंखें देखीं, उन्होंने बहुत ही चतुराई से बच्चों की तरह अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा लीं। उन्होंने अपने मुंह को थोड़ा से कोड़ा और इस तरह इधर उधर देखने लगे जैसे उन्हें इस पूरे मामले के बारे में कुछ पता ही ना हो, जैसे वो एक मासूम राहगीर हों जो गलती से इस कमरे में आ गए हों। उनकी इस हरकत में गहरा तंज और अपने बेटे की मूर्खता पर एक मूक संतोष छिपा था। वहीं फ्रेया अपनी जगह पर पूरी तरह से जम चुकी थी। उसकी आंखें अचरज और गहरे विस्मय से फैलकर ध्रुवांश के चेहरे पर टिक गईं। वो अपने मन के भीतर एक अजीब से अंतर्द्वंद से गुजर रही थी। उसने ध्रुवांश को देखते हुए अपने मन में कहा, रुद्र, तुम आखिरकार क्या चीज हो? तुम्हारा वजूद किस मिट्टी का बना है? मतलब क्या तुमने अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में हारना सीखा है या नहीं? तुमने महज कुछ पलों में मेरे पूरे परिवार की उस ताकत को धूल में मिला दिया जिस पर वे सदियों से घमंड करते आ रहे थे। लेकिन रुद्र, जहां तक मुझे याद है हम तो यहां सिर्फ मेरे डैड से बात करने आए थे ना? और तुम्हारे हिसाब से क्या बात करने का यही तरीका होता है? कोई इस तरह भी अपनी बात मनवाता है क्या? ध्रुवांश, जो हॉल के बीच में खड़ा था, उसने अपनी नजरें उठाईं और सीधे फ्रेया की आंखों में झांका। वो फ्रेया की उन बोलती आंखों में छिपे एक एक शब्द, उसकी हैरानी और उसके उस मूक सवाल को बहुत आसानी से पढ़ पा रहा था। ध्रुवांश ने अपने मन में एक ठंडी सांस ली। अब वो फ्रेया को क्या बताए? वो उसे कैसे समझाए कि उसे अचानक इतना भयानक गुस्सा क्यों आ गया था? जब आर्यन वालिया ने उसकी वॉइस शील्ड के पीछे फ्रेया के चरित्र, उसके भविष्य और उसे एक कचड़े की तरह इस्तेमाल करके फेंक देने की बात कही थी, तो ध्रुवांश के भीतर का वो प्राचीन गॉड रुद्र जाग उठा था। वो किसी भी कीमत पर अपनी स्त्री के प्रति ऐसे विभत्स शब्दों को सहन नहीं कर सकता था। लेकिन इस पूरे गुस्से और प्रतिशोध के सैलाब में ध्रुवांश और राहिजा खानदान के लोगों ने एक बहुत बड़ी बात देखना भूल गए थे। उन्होंने ये तो देख लिया था कि ध्रुवांश ने आर्यन वालिया का क्या हाल किया है, लेकिन इसके बाद आने वाले उस विनाशकारी तूफान का अंदाजा लगाना वो भूल गए थे। वालिया खानदान और उनका वो डार्क बीस्ट साम्राज्य अब चुपचाप हाथ पर हाथ धरे तो बिल्कुल नहीं बैठने वाला था। वे अपने इकलौते वारिस की इस दुर्दशा का बदला लेने के लिए पूरी एम्बर सिटी को शमशान बनाने की ताकत रखते थे। कुछ मिनटों के भारी सन्नाटे और प्राथमिक उपचार के बाद हॉल के वातावरण को थोड़ा व्यवस्थित किया गया। अब कमरे में मौजूद सभी लोग एक गोल मेज के चारों ओर बैठे थे। हॉल का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। मुकेश राहिजा के चेहरे से वो फैमिली हेड वाला पुराना घमंडी और कड़क एटीट्यूड पूरी तरह से गायब हो चुका था। वे बहुत ही सीधे कंधी झुकाए बैठे थे। उनका बड़ा बेटा सत्यम, जिसे कुछ देर पहले ही होश आया था, वो शर्म, डर और अपमान के कारण ध्रुवांश की तरफ अपनी नजरें उठाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहा था। वहीं फ्रेया के चचा सोफे के कोने में बैठे एक बर्फ की थैली से अपने सूजे हुए नीले पड़ चुके गाल की सिकाई कर रहे थे और बीच बीच में ध्रुवांश को इस तरह देख लेते थे जैसे वो कोई जिंदा बम हो।
उन सभी की निगाहें रह रहकर सोफे पर लेटे हुए आर्यन वालिया पर जा टिकती थीं, जो अभी भी पूरी तरह बेहोश था और उसके शरीर की नसें बेजान पड़ चुकी थीं। राहीजा परिवार के भीतर एक घनी चिंता व्याप्त थी कि अब वालिया खानदान के गुस्से से उन्हें कौन बचाएगा। उन सबके चेहरों पर पसरे इस खौफ और संशय को देखकर ध्रुवांश ने अपनी चाय का कप मेज पर रखा। उसकी आवाज उस सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी। डोंट वरी, ध्रुवांश ने बहुत ही बेपरवाह स्टाइलिश अंदाज में कहा। आप लोगों को इस पूरे मामले में अपने हाथ काले करने या डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब वालिया खानदान के लोग इस हवेली के दरवाजे पर आएं तो आप साफ तौर पर बिना किसी हिचकिचाहट के उनसे कह सकते हैं कि आर्यन का ये हाल मैंने किया है। आप पूरा दोष मेरे सर मढ़ सकते हैं। वैसे भी वालिया खानदान और उनकी उस डार्क बीस्ट ऑर्गेनाइजेशन से मुझे अपने कुछ पुराने और जरूरी हिसाब बराबर करने हैं। ये तो बस शुरुआत है। ये सुनते ही मेज के मुख्य छोर पर बैठे फ्रेया के दादाजी ने अपनी लाठी को थोड़ा सीधा किया। उनकी बूढ़ी आंखों में ध्रुवांश के प्रति एक गहरा सम्मान और वात्सल्य था। वे मुस्कुराते हुए बोले, बच्चे, तुम बहुत ताकतवर हो। तुम्हारी शक्ति की सीमाएं कहाँ तक हैं ये शायद ये कमला भी नहीं जानता, और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि तुम किसी न किसी तरह इस आने वाले तूफान से अकेले ही निपट लोगे। लेकिन अगर हम जैसे बुजुर्गों के होते हुए भी तुम जैसे बच्चों को अपने वजूद और अपनी सुरक्षा के लिए इतनी तकलीफ उठानी पड़े, इतनी मेहनत करनी पड़े, तो फिर हमारे जिंदा होने का, हमारे इस अनुभव का क्या फायदा। दादाजी ने अपनी आंखें थोड़ी छोटी की और ध्रुवांश की आंखों में देखते हुए आगे बोले, वैसे मुझे अच्छे से पता है रुद्र कि तुम किस हिसाब की बात कर रहे हो। तुम उसी रात हुए उस कातिलाना हमले की बात कर रहे हो ना, जो पार्टी के बाद तुम पर हुआ था। ये सुनते ही ध्रुवांश के हाथ एक पल के लिए रुक गए। उसके चेहरे पर पहली बार एक वास्तविक हैरानी का भाव आया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस राहीजा खानदान में कोई ऐसा भी है जो उसके गुप्त मिशनों और उस रात की घटना की इतनी सटीक जानकारी रखता है। ध्रुवांश को हैरान देखकर दादाजी के चेहरे पर एक गहरी झुर्रीदार हंसी तैर गई। तुम्हें क्या लगता है बच्चे, दादाजी ने अपनी लाठी को जमीन पर थपथपाते हुए कहा, उस रात की पार्टी में जो कुछ भी हुआ, आर्यन ने जिस तरह मेरी पोती का अपमान करने की कोशिश की और तुम्हारे तेवर देखे, उसके बाद क्या मैं अपनी इकलौती पोती की सुरक्षा को लेकर इतना लापरवाह हो जाऊंगा। मैं भले ही इस हवेली के कमरों में बंद रहता हूं, लेकिन मेरी आंखें पूरी एम्बर सिटी पर टिकी हुई हैं। बहुत दूर से ही सही, लेकिन मेरी एक गुप्त टीम तुम दोनों पर लगातार नजर रखे हुए थी। दादाजी का लहजा थोड़ा गंभीर हो गया। और सच कहूं तो उस रात अगर वो डार्क बीस्ट का कातिल तुम पर हावी होने लगता तो मैं खुद बीच बचाव करने के लिए वहां प्रकट हो जाता। लेकिन तुमने जो कुछ भी उस रात किया, उसने मुझे इस कदर हैरान किया कि मैं बयान नहीं कर सकता। सच कहूं तो अपनी पूरी जिंदगी में कई युद्ध देखने वाले इस ग्रैंड मास्टर के भी रोंगटे खड़े करवा दिए थे तुमने। मुझे अच्छे से पता है कि वो हमलावर कोई मामूली गुंडा नहीं, बल्कि डार्क बीस्ट का एक उच्च स्तरीय शैडो किलर था। और मैं ये भी बहुत अच्छे से जानता हूं कि वो डार्क बीस्ट ऑर्गेनाइजेशन मेरी पोती फ्रेया से कुछ बहुत ही गुप्त और खतरनाक चीज हासिल करना चाहती है। ये सुनते ही फ्रेया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके भीतर एक गहरा डर बैठ गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो अनजाने में किसी इतने बड़े और विभत्स अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा बन चुकी है। ध्रुवांश ने भी शांत रहकर दादाजी का विश्लेषण किया। वो मन ही मन सोचने लगा कि ये बूढ़ा, जो ऊपर से इतना सीधा, शांत और मजाकिया दिखाई देता है, वो असल में अपने दिमाग के भीतर कितनी लंबी और दूर की सोच रखता है। वो राहीजा खानदान की असली रीढ़ था। तभी सोफे पर बैठे मुकेश राहीजा ने अपनी छाती के दर्द को दबाते हुए अत्यंत घबराहट और हैरानी से अपने पिता की तरफ देखा। डैड, आप ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? डार्क बीस्ट भला वालिया खानदान का हिस्सा कैसे हो सकता है? एम्बर सिटी के नियमों के मुताबिक उन्हें तो बहुत पहले ही वालिया परिवार की मुख्य संपत्ति और काउंसिल से बेदखल कर दिया गया था, क्योंकि उनके तौर तरीके और उनके काम पूरी तरह गैर कानूनी और गलत थे। और वैसे भी अगर आर्यन की शादी फ्रिया से होने वाली थी तो वो अपनी ही होने वाली बहू इस खानदान की लक्ष्मी को क्यों मारना चाहेंगे? इसमें उनका क्या फायदा? ध्रुवांश ने अपनी चाय का कप मेज पर पूरी ताकत से पटका। खट! उस आवाज से मुकेश राहीजा अपनी जगह पर सिहर गए। ध्रुवांश ने मुकेश की तरफ अत्यंत तीखी, नफरत भरी नजरों से देखा और कहा, मुकेश राहीजा, मुझे तो इस बात पर सबसे ज्यादा हैरत होती है कि आप जैसे इंसान को इस प्रतिष्ठित राहीजा खानदान का फैमिली हेड बनाया किसने? उसकी आवाज में एक अजीब सा तीखापन था। आप अपनी आंखों के सामने बिछी इस सादी जाल को भी नहीं देख पा रहे हैं।
वे लोग आपकी बेटी की किसी शादी या किसी बिजनेस डील के पीछे नहीं हैं। वे फ्रेया के भीतर छिपी उस विशेष स्पेशल एंशिएंट पावर के पीछे हैं जिसे वो सोख कर अपने एक्सपेरिमेंट्स को पूरा करना चाहते हैं। और अब अपनी मर्दानगी का ढोंग करते हुए मुझसे ये मत कहिएगा कि आपको अपनी ही सगी बेटी के भीतर की उस गुप्त शक्ति के बारे में कुछ पता नहीं था। ध्रुवांश के चेहरे पर इस समय एक ऐसी गहरी आदिम नफरत दिखाई दे रही थी जो इस दुनिया की नहीं थी। बोलते समय उसके भीतर छिपे वो गॉड रुद्र की अपने स्वयं के पिता के प्रति जो प्राचीन संचित नफरत थी वो मुकेश राहीजा के चेहरे पर साफ झलक रही थी। वो एक ऐसे पिता की आकृति देख रहा था जो अपनी ही संतान की खुशियों, उसकी सुरक्षा को भूलकर महज अपनी सत्ता, अपने काम और अपने झूठे अहंकार की वेदी पर उसकी बलि चढ़ाने को तैयार था। मुझे ऐसे पिताओं से सख्त नफरत है, ध्रुवांश ने अपने दांत भींचते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अदृश्य दबाव था जिससे कमरे के खिड़कियों के कांच हल्के से चटक गए। हॉल का वातावरण इतना भारी हो गया कि सांस लेना तो भर था। ध्रुवांश के भीतर से निकल रही वो डरावनी ऊर्जा किसी भी क्षण इस पूरे हवेली को मलबे में तब्दील कर सकती थी। ये देखकर फ्रेया तुरंत अपनी जगह से उठी। उसने बिना डरे आगे बढ़कर ध्रुवांश के उस तपते हुए कांपते हुए दाहिने हाथ को अपनी दोनों नाजुक हथेलियों में समेट लिया। उसने ध्रुवांश की जलती हुई नीली आंखों में बहुत ही आत्मीयता और याचना से झांका। रुद्र, प्लीज, वो जैसे भी हैं मेरे डैड हैं। आप उनसे इस लहजे में इस तरह बात नहीं कर सकते। प्लीज खुद को शांत कीजिए। रुद्र, मेरे लिए। फ्रेया के उन नाजुक हाथों के स्पर्श और उसकी आंखों के आंसुओं ने ध्रुवांश के भीतर उबलते हुए उस ज्वालामुखी पर बर्फ का काम किया। ध्रुवांश ने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और अपनी उस विनाशकारी ऊर्जा को दोबारा अपने भीतर समेट लिया। पूरे कमरे ने राहत की सांस ली। तभी सोफे पर बैठे मुकेश राहीजा ने अपना सर नीचे झुका लिया। उनकी आंखों से पछतावे के 2 बूंद आंसू निकलकर उनके मखमली कोट पर जा गिरे। नहीं फ्रेया, इसे बोलने दो, मुकेश ने अत्यंत टूटी हुई भारी आवाज में कहा। यह लड़का जो कुछ भी कह रहा है वो बिल्कुल सच है। ये कड़वा है लेकिन यही सच है। अगर आज मेरे डैड ने मुझे इस डार्क बीस्ट की सच्चाई से वाकिफ नहीं करवाया होता तो मुझे अपने पूरे जीवन में कभी ये पता नहीं चलता कि मैं जिस फूल जैसी बेटी को जिस रसूखदार खानदान में भेजने की तैयारी कर रहा था वहां वो कभी सुरक्षित नहीं रहती। वहां उसकी मौत उसका इंतजार कर रही थी। मुकेश राहीजा खड़े हुए। उन्होंने ध्रुवांश की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब एक पिता की बेबसी और कृतज्ञता थी। तुमने बिल्कुल सही कहा बेटा, मुकेश ने ध्रुवांश को संबोधित करते हुए कहा, और उनके मुंह से निकला ये बेटा शब्द पूरी तरह से वास्तविक था। मैं इस अंधी दुनिया में इस समाज का फैमिली हेड बनते बनते, अपनी तिजोरियों को भरते भरते ये पूरी तरह से भूल ही गया था कि मैं एक बिजनेसमैन होने से पहले एक सगा पिता भी हूं। मेरा पहला कर्तव्य अपनी बेटी की रक्षा करना था, न कि अपनी साख बचाना। मुकेश राहीजा के होंठों पर एक बहुत ही बारीक, साफ सुथरी मुस्कान उभर आई। उन्होंने ध्रुवांश के उस प्रभावशाली राजसी व्यक्तित्व को देखा जिसने राहीजा खानदान को घुटनों पर ला दिया था। मैंने सुना है कि तुम लोग जल्दी शुरू होने वाली उस ग्रैंड एम्बर सिटी कॉम्बैट चैंपियनशिप में भाग लेने जा रहे हो, अपनी खुद की एक नई टीम के साथ। ध्रुवांश और फ्रेया ने कोई उत्तर नहीं दिया, वे बस उन्हें सुनते रहे। ठीक है, मुकेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उनकी आंखों में अब एक नया संकल्प था। आज मैं राहीजा खानदान के मुखिया और फ्रेया के पिता के तौर पर तुम दोनों के सामने एक वचन रखता हूं। अगर तुम दोनों अपनी उस नई टीम के साथ इस महा चैंपियनशिप के कम से कम सेमीफाइनल तक का सफर भी तय कर लेते हो तो मैं पूरी दुनिया के सामने अपनी बेटी फ्रेया की शादी पूरे सम्मान के साथ तुमसे करवा दूंगा, बशर्ते कि मेरी बेटी फ्रेया भी अपने दिल से यही चाहती हो। ये बोलकर मुकेश राहीजा ने फ्रेया की तरफ देखा और बहुत ही स्नेह से मुस्कुरा दिए। ये सुनते ही ध्रुवांश के चेहरे पर एक अत्यंत अजीब तंज भरा भाव आया। उसने अपना सिर थोड़ा टेढ़ा किया और मन ही मन बुदबुदाया, वाह रे बुढ़े, तुम सुधरे तो सही, तुम्हारा हृदय परिवर्तन भी हो गया, लेकिन तुम्हारा वो बिजनेसमैन वाला दिमाग अभी भी पूरी तरह से गया नहीं है। तुमने अपनी शर्त तो रख दी, ये भी पूछ लिया कि बेटी क्या चाहती है, लेकिन तुमने इस पूरी बातचीत में मुझसे एक बार भी ये पूछने की जहमत उठाई कि मैं यानी साक्षात ध्रुवांश क्या चाहता हूं। तुम्हारी बेटी चाहती है तो तुम शादी करवा दोगे, जैसे मेरा अपना कोई वजूद ही ना हो। ध्रुवांश ने मन ही मन अपनी किस्मत पर हंसते हुए अपना सिर झटका। फ्लैश,
अखाड़े के वीआईपी केबिन के भीतर की ठंडी हवा एक बार फिर फ्रेया के चेहरे से टकराई। फ्रेया जो फर्श पर ध्यान की मुद्रा में बैठी थी, उसके बंद नेत्रों के पीछे चल रहा अतीत का वो पूरा घटनाक्रम अब समाप्त हो चुका था। राहिजा हवेली का वो पूरा दृश्य, उसके पिता का वो आखिरी बयान और ध्रुवांश का वो खौफनाक मगर रक्षक रूप, सब कुछ उसके दिमाग में किसी ताज़ा घाव और एक मीठी याद की तरह गूंज रहा था। जैसे ही मुकेश राहिजा के वो शब्द फ्रेया की शादी तुमसे करवा दूंगा उसके कानों में दोबारा गूंजे, ध्यान में बैठी फ्रेया के नाजुक गोरे गाल अचानक गहरे गुलाबी रंग में तब्दील होने लगे। वो शर्म और एक अजीब से आत्मीय एहसास से पूरी तरह से लाल हो उठी। उसके दिल की धड़कनें किसी नकाड़े की तरह बजने लगी थीं। उसने बहुत ही धीरे से अपनी लंबी पलकों को उठाया। उसकी आंखें सामने खड़ी ध्रुवांश की उस राजसी चौड़ी पीठ पर जाकर टिक गईं, जो अभी भी बालकनी की रेलिंग थामे अखाड़े की तरफ देख रहा था। हवा में उसके बाल उड़ रहे थे। फ्रेया ने अपनी मुट्ठियों को अपने कॉम्बैट सूट के ऊपर बहुत मजबूती से कसा। उसकी आंखों में अब कोई डर, कोई संशय नहीं था। वहां केवल एक ही संकल्प था, एक ऐसा संकल्प जो किसी भी पर्वत को हिला सकता था। उसने बहुत ही धीमी, केवल खुद को सुनाई देने वाली आवाज में अपने होठों के भीतर बुदबुदाते हुए कहा, मुझे हर हाल में अपनी जान की बाजी लगाकर भी इस टीम को अपनी पूरी ताकत के साथ इस चैंपियनशिप के फाइनल्स तक पहुंचाना होगा। मुझे ये मैच जीतना ही होगा, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने उस रुद्र के लिए जिसने पूरी दुनिया के सामने मेरा हाथ थामने का साहस दिखाया है। नीचे अखाड़े में डेमन क्रिस्टल के विशाल स्टेज पर डार्क बीस्ट की टीम के फाइटर्स चीख रहे थे। चारों ओर हजारों दर्शकों का कोलाहल अपने चरम पर था, लेकिन केबिन के भीतर फ्रेया राहिजा के मन में युद्ध और प्रेम का एक ऐसा नया अध्याय शुरू हो चुका था जिसका अंत पूरी एम्बर सिटी को हिलाने वाला था।